हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल। और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 18 होने वाला है, जे एक्सप्रेस सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको बता दो यार कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम इरडोप के सारे रेलेवेंट सवाल भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो शुरू करते हैं यार। तो यार आज अपना डाइपोल का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो पिछले दो लेक्चर से हम डाइपोल करते आ रहे हैं। पहले हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालना सीखा था। फिर हमने उसका पोटेंशियल वगैरह देखा था। आज लास्ट पार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं कि अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या फोर्सेस वगैरह होगी या क्या होगा, वही देखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो, इफ डाइपोल इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ डाइपोल इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखते हैं इसको फिर। हाँ तो यार बेसिकली अब इसमें हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट फोर्स तो जीरो ही होगा। ये तो तुम समझ ही रहे हो कि प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्जेस होते हैं। एक पर क्यू ही लगेगा, दूसरे पर माइनस क्यू ही लगेगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स तो जीरो ही होगा। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं। तो सपोज अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह उसकी वैल्यू सेम है, तो समझ ही रहोगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हम पैरेलल लाइन से दिखा लेते हैं। इस तरीके की कुछ, ठीक है, इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन। ये हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब सपोज इसमें तुमने एक डाइपोल रखा है, ठीक है। तो कुछ एंगल थीटा पर सपोज डाइपोल जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल थीटा पर रखा हुआ है। इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी बार है, ठीक है। ये हो गया। तो अब तुम्हें एक बात समझनी होगी कि इस पर जो फोर्सेज होगी, है ना, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा, है ना, प्लस क्यू चार्ज। और यहाँ पर तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज होगा। तो जो फोर्सेज होंगी उनको मैं ऐसे व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ। तो इस पर फोर्स होगी क्यू ई बार, या फिर क्यू ई कह सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन समझ में आ ही रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग। और यहाँ पर फोर्स होगी इस तरीके से ऑपोजिट क्यू ई। तो एक चीज समझ में आ गई कि नेट फोर्स तो जीरो है डाइपोल पर, है ना। तो ये किसी भी एंगल पे होता, सपोज ये ऐसे स्ट्रेट रखा होता इस तरीके से 90 डिग्री पे, थीटा 90 हो जाता, तो भी यहाँ पर फोर्स होती उतनी और यहाँ पर इतनी फोर्स होती, तो नेट फोर्स तो जीरो ही होती। और इसकी टेंडेंसी होती है ऐसे रोटेट करने की, अभी भी इसकी टेंडेंसी है ऐसे रोटेट करने की। तो हम 90 वाला केस लेते तो भी ये कुछ थीटा पर आता। या अब ये थीटा पर है तो हम इसके बाद ये और नीचे जाएगा, ऐसे घूमेगा। तो हमने एक जनरल एंगल थीटा पर ले लिया डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो अब इसकी एनालिसिस करते हैं। तो फोर्स तो जीरो हो गई, दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि देखो फोर्स तो जीरो है, बट अगर एक इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, पहले आगे पढ़ने से पहले बता दे रहा हूँ कि इसका जैसे प्लस क्यू वाला जो पार्टिकल है, इसका मास सपोज m1 है और इसका मास m2 है। और जरूरी नहीं है कि m1 m2 के बराबर हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है, हो सकता है, बट ये नॉट नेसेसरी, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। तो अपने को एक चीज समझ में आई कि एफ बार नेट तो जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो है। यानी कि जो तुम्हारा सेंटर ऑफ, हाँ तो यार तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। बट एक चीज तुम देख रहे हो कि इसकी ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी है, तो फोर्स तो जीरो है बट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो जरा इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास सपोज किसी एक पॉइंट पर है, यहाँ पर अभी हमने मान लिया। तुम्हें लग रहा होगा चलो ठीक है, अभी मैंने जस्ट माना है, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट। और इसका सपोज प्लस वाले से डिस्टेंस है R1 और सेकंड वाले से डिस्टेंस है R2, है ना। तो ये हो गया। अब मैं अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखना चाहूँ, है ना, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा आर बार क्रॉस एफ बार। ये होता है तुम्हारा टॉर्क, है ना। तो पहले मैं इस वाले का लिखूंगा, प्लस वाले का, है ना, इसका। तो इसका आर क्या है, R1 क्रॉस एफ, है ना, क्रॉस क्यूई। तो R1 और R1 और जो फोर्स क्यूई के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा, तो R1 क्यूई साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ठीक है, R1
क्यू ई, ये फोर्स हो गई, और साइन थीटा क्योंकि क्रॉस लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये है, ये चलो थोड़ा इसको और इजीली करा देता हूँ, थोड़ा वेक्टोरली लिखते हैं अपनी, ठीक है। तो सपोज इसको मैं बोल देता हूँ, इन पॉइंट्स को मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ, ठीक है। एक मिनट लिख दो, इसको सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ, इसको मैंने बोल दिया बी, और इसको मैंने बोल दिया ए। तो ओ ए क्रॉस क्यू ई ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं ओ ए बार क्रॉस क्यू ई बार, ठीक है। ये होगा तुम्हारा किसका टॉर्क, इस पॉजिटिव वाले का। नेगेटिव वाले का क्या होगा, ओ बी क्रॉस क्यू ई बार, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी बार। देख लो फिर से, ओ बी क्रॉस क्यू ई, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से प्लस ओ बी बार क्रॉस क्यू ई बार, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। सही किया है ना। एक मिनट, सॉरी एक गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे माइनस होगा। माइनस इसलिए होगा कि जो इस वाले का टॉर्क है वो सपोज इस डायरेक्शन, मतलब ये राइट साइड को अगर इस क्या कहते हैं, अपन क्लॉक वाइज रोटेशन को पॉजिटिव मानते हैं, तो ये इसका टॉर्क अगर पॉजिटिव है तो इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वो समझ में भी आ रहा है। तो इसका टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक माइनस साइन आएगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे भी लिख सकते हो, ओ ए प्लस ओ बी, इसको माइनस क्यू ही कर लो, ठीक है। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू ई बार, अगर मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा ओ ए बार माइनस ओ बी बार क्रॉस क्यू ई बार, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा ओ ए बार माइनस ओ बी बार, यानी कि ओ ए बार प्लस बी ओ बार, है ना। तो माइनस ओ बी बार को प्लस बी ओ बार लिख दिया है मैंने, बेसिकली डायरेक्शन उलट दी है। तो माइनस ओ बी बार, अगर ये अगर ओ बी बार ये है तो माइनस ओ बी बार ये है, और यही बी ओ बार भी है, ठीक है। तो यार इसको ऐसे लिख दिया, ओ ए बार प्लस बी ओ बार क्रॉस क्यू ई बार, ठीक है। ये अब जरा ध्यान से देखो फिगर में, ओ ए प्लस बी ओ क्या बनेगा, है ना। बेसिकली बी ओ प्लस ओ ए, तो क्या ये बी ए नहीं बन गया, है ना। तो बी ए बार लिख देता हूँ सिंपली, ये जगह तुम्हारा बी ए बार क्रॉस क्यू ई बार, है ना। तो बी ए बार बेसिकली क्या है, तुम्हारा डायपोल मोमेंट वेक्टर, यानी कि ये पी बार ही है ना। ये सॉरी, पी ए इसको मैं अगर डायपोल की लेंथ को अपन टू ए बोलते थे ना, तो इसको मैं टू ए, और ये डायरेक्शन क्या है पी कैप, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ। तो इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ भाई, टू ए यानी कि जो डिस्टेंस है इसकी, पी कैप क्रॉस क्यू ई बार, है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता हूँ, है ना। तो ये जो ये एंगल वेक्टर है तुम्हारा बी ए, ये ई वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा। तो इंटू यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्यू इंटू टू ए पी कैप साइन थीटा, और ई और आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू इंटू टू ए इंटू पी कैप, ये जो पूरा लिखा है ये बेसिकली क्या लिखा है तुम्हारा, ये क्या पी तुम्हारा डायपोल मोमेंट वेक्टर नहीं लिखा हुआ है, पी बार, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी बार, है ना, ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी पी ई साइन थीटा, ये टॉर्क आएगा तुम्हारा। और यही तुम्हारा पी क्रॉस ई भी लिख सकते हो इसको, है ना। तो ये बेसिकली कैसे लिखा है, इसको भी दिखा देता हूँ। ये ऐसे लिखा है, जब तुम इस स्टेप पर थे तो यहाँ से एक काम करो, बस इस क्यू, ये स्केलर है तो इसको इधर भी ले जा सकता हूँ मैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्यू इंटू टू ए इंटू पी कैप क्रॉस ई बार, है ना। ये पूरा का पूरा तुम्हारा डायपोल मोमेंट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा पी क्रॉस ई बार, और यही बार यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, और यही पी साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो ऐसे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा है, तो उस पे जो टॉर्क की वैल्यू होगी किसी भी एंगल पर, पी क्रॉस ई होगी बेसिकली, पी साइन थीटा वही, उस हिसाब से तुम टॉर्क कैलकुलेशन कर सकते हो डायपोल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं, है ना। तो देखो होगा क्या, है ना। बेसिकली जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं एक लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और ये तुम्हारा डायपोल था थीटा एंगल पर।
सॉरी, डाइपोल यहाँ पे थीटा एंगल बना। अभी इस पर एक टॉर्क है जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी है इस तरीके से रोटेट करने की, है ना। तो इस तरीके से रोटेट करने की इसकी टेंडेंसी है। फिर जब ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे इसके एकदम जस्ट बराबर हो जाएगा इस तरीके से, तो अब नेट टॉर्क इस टाइम पर मोमेंटेरली जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, बट क्योंकि इसका जो ये वाला पोर्शन है, जब ये ऐसे आएगा तो इसके बाद एक नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी। हाँ तो यार मैं कह रहा था कि अभी ये नीचे आने की टेंडेंसी है, सपोज जब ये इसके बराबर आ गया, है ना, ये ऐसे रोटेट करके सपोज इससे ऐसे अलाइन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, अब नेट टॉर्क तो जीरो है इस टाइम पर जब ये अभी ऐसे बैठा हुआ है, बट इसके पास जो है इस तरफ कोई एक वेलोसिटी होगी और इसके इस पॉइंट पर इस तरफ कोई एक वेलोसिटी होगी। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि ये यहाँ से यहाँ तक तो आया, फिर ये और नीचे चला जाएगा। अब ये सपोज यहाँ से कुछ एंगल नीचे आ गया, इस तरीके से कुछ नीचे आया, अभी हम एंगल की बात नहीं कर रहे कितना एंगल आया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो किसी भी एक जनरल एंगल पर है, सपोज कोई अल्फा एंगल पर है यहाँ से, ठीक है। तो अब इसके पास क्या होगा, एक नेट टॉर्क होगा इस तरफ। तो पहले से इसकी जो इस तरीके से घूमने की इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी जो इसके पास होगी यहाँ से लेकर के इस एंगुलर वेलोसिटी को कुछ एक पॉइंट पर जाकर के ये जीरो होगी, और फिर नेट टॉर्क की वजह से फिर ये इधर वापस आना चालू करेगा। फिर वही होगा, ये यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे अलाइन होगा, बट अब इसके बाद एक वेलोसिटी होगी, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो इस तरीके से ये एक एसएचएम करेगा, है ना। एसएचएम क्यों करेगा वो अभी हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। बस इतना समझ में आ रहा है कि ये मतलब बेसिकली ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, इस तरीके से चलता रहेगा। क्यों करेगा ये मैंने तुम्हें समझा दिया, तो एक एसएचएम करेगा ये। तो उसकी अभी हम कैलकुलेशंस आगे करेंगे, तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक एसएचएम करेगा, एक पीरियोडिक मोशन ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले इसमें दो तीन छोटे मोटे केसेस हैं, तो उनको समझ लेते हैं पहले, है ना। तो पहला केस है तुम्हारा कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, और तुम्हारा जो डाइपोल है वो सपोज मैंने ले आकर के एक मिनट इससे अलाइन करके रख दिया इस तरीके से, ये तुम्हारा डाइपोल है ना। बेसिकली यहाँ पर थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि अभी तो इस पर नेट टॉर्क भी जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है, बट इसको तुम हल्का सा भी डिस्टर्ब करोगे ना, जैसे तुमने इसको ऐसे रोटेट किया, थोड़ा सा ऐसे किया, अब इसके के बाद एक इस तरफ वापस जाने की टेंडेंसी होगी, तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। फिर वही ये यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से ऐसे चल चालू कर देगा, है ना। लेकिन अल्टीमेटली इसके बाद एक टेंडेंसी होगी कि ये अपनी जिस पोजीशन से हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, जैसे अभी जैसे ये है इसी पोजीशन पर ये वापस आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क होगा इसके पास जो इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, मतलब अब ये ऐसा है और हल्का सा डिस्टर्ब किया तो ये वापस आने की टेंडेंसी है। फिर वही फिर वैसे ही एसएचएम करेगा आगे, वो तो तुम्हें समझा ही दिया। लेकिन एक वापस आने की टेंडेंसी है, ये समझ में आ रहा है, तो इस चीज को लिख लो। तो ये बेसिकली एक तरह का स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करने के बाद भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तुम्हें पता ही होगा, हमने पहले पढ़ रखा है। तो ये हो गया। तो डाइपोल इज इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल is in state of stable equilibrium ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन above केस, ठीक है। ओके, ठीक है। व्हेन डाइपोल, चलो पूरा ही लिखा देता हूँ, इज इन दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, व्हेन डाइपोल इज इन दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, हाँ। तो यार व्हेन डाइपोल इन इज इन दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी इज मिनिमम। इट्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में तुम्हें पता भी होगा कि स्टेबल में एनर्जी मिनिमम होती है। इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, एनर्जी इज मिनिमम। बस ठीक है। अब दूसरा केस ऐसा है कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, और हमने जो डाइपोल है वो अगेन इस तरीके से रख दिया। तो अभी तो चलो ये इक्विलिब्रियम में है,
ठीक है, इस केस में बेसिकली थीटा तुम्हारा पाई के बराबर है ना। तो अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, बट तुमने इसको अगर हल्का सा भी डिस्टर्ब किया, है ना, इसको हल्का सा भी ऐसे डिस्टर्ब किया, तो अब होगा क्या, इस पर जो टॉर्क होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब करके दिखाता हूँ, है ना। सपोज मैंने इसको हल्का सा भी ऐसे डिस्टर्ब किया, कुछ घुमा दिया इस तरीके से, तो अब इस पर जो नेट फोर्स होगा वो अगर तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स होगा और इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो इसकी एक टेंडेंसी होगी ऐसे रोटेट करने की। तो अब क्या करेगा, ये घूम जाएगा और यहाँ इस पोजीशन पर आकर के रुकने की कोशिश करेगा, और उसके बाद फिर वही एसएचएम अपना करना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये वापस इस पोजीशन पर नहीं आएगा। अगर तुमने इसको हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दिया तो ये वापस पोजीशन पर नहीं आएगा। मतलब ये कैसी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं है, बल्कि टॉर्क की वजह से तो ये वापस अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा है। तो ये कैसी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये लिख सकते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनस्टेबल है अभी भी ये इक्विलिब्रियम में, क्योंकि नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो है जिस ओरिएंटेशन में इसको अभी रखा है। बट हल्का सा भी डिस्टर्ब किया तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आएगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो अब एक चीज लिख सकते हो नोट करके, जो ध्यान रखने वाली बात है, जो मैंने बोल भी थी 2-3 बार। इन बोथ द अबव केसेस, इन बोथ द अबव केसेस, टाउ नेट इक्वल टू, नेट टॉर्क तो जीरो ही था, है ना, फिर वो जब डिस्टर्ब किया उसके बाद चेंज होगा। एंड डाइपोल इज इन स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो फोर्स तो जीरो होगी, वो हमने पहले बात कर ली, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे, तो वहां पर तो नेट फोर्स भी आएगी, बट इस केस में नेट फोर्स जीरो है। तो इन बोथ द अबव केसेस नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो एंड डाइपोल इज इन स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम, एंड डाइपोल इज इन स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ये हो गया। अब हमने बोला था कि एक एसएचएम करेगा, तो एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड की कैलकुलेशन कभी कभी पूछ ली जाती है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो वही हम जनरल केस पर फिर से आ रहा है वापस, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो तुम्हारा डाइपोल था उस तरीके से थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, है ना। कुछ थीटा एंगल पर ये सपोज था, और मैंने इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोल दिया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से जो ये तुम्हारा पॉजिटिव वाला चार्ज है, ये R1 डिस्टेंस पर है, ये तुम्हारा R2 डिस्टेंस पर है, इसका चार्ज भी Q है, इसका चार्ज -Q है। इसका मास m1 है और इसका मास m2। ये हमने बता दिया था कि m1 m2 जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है कि जो इसका टॉर्क है वो है P क्रॉस E, और टॉर्क का जो मॉड है वो P sin थीटा है ना, ये अपने को पता है पहले से। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अगर ये एसएचएम कर रहा है, जो हमने बोला कि ये एसएचएम करेगा, पहले रिस्टोर होगा, यहाँ तक आएगा, फिर ये और नीचे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे करते करते ये एसएचएम करेगा। तो एसएचएम है तो टाइम पीरियड होगा, है ना। तो टाइम पीरियड है, तो हमें वो टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करनी होगी। तो अब एसएचएम में अपन एक चीज जानते हैं, तो अगर तुमने एसएचएम पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो इस पार्ट को तुम स्किप कर सकते हो, और एसएचएम पढ़ने के बाद इसको कर लेना। तो एसएचएम में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो -ω² x टाइप का होता है, या फिर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो -ω² थीटा टाइप का होता है। और ये ओमेगा जो होता है, ये होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। अगर अपने को फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो टाइम पीरियड अपना 2π/ω होता है। तो अपने को पहले एक्सेलरेशन या अल्फा निकालना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हम उससे फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और फ्रीक्वेंसी से फिर टाइम पीरियड, ऐसे ही एसएचएम में काम चलता है सारा। तो यहाँ पर बेसिकली क्योंकि टॉर्क की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन या अल्फा में किस पर फोकस करेंगे, अल्फा पर, क्योंकि ये केवल रोटेशन टाइप का मोशन है। इसमें ट्रांसलेशनल मोशन तो है नहीं, हमने पहले बता दिया था कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो जीरो है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। तो ठीक है, इस अल्फा को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, तो ये तुमने रोटेशन में पढ़ा होगा। जो तुम्हारा टॉर्क होता है वो अपने को पहली बात पता है कि P sin थीटा है ना। और ये बराबर होता है आई अल्फा के बराबर, है ना। तो आई क्या होता है, तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई जो होगा इसका, वो बेसिकली हो जाएगा, इस पॉजिटिव वाले का क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, है ना, m1 r1 स्क्वायर, प्लस इस नेगेटिव वाले की वजह से क्या होगा, m2 r2 स्क्वायर।
है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, प्लस m2 r2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया, बट ये r1 और r2 कहाँ से लाएं? तो अगर सेंटर ऑफ मास का अब यहाँ पे हमें यूज आएगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास भी इसमें तुम्हें पता होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास से हम r1 और r2 लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास में तुमने पढ़ा होगा, तो हम मैं सीधे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि r1 हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी हाँ ठीक है, r1 जो हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा m2 इंटू इस टोटल डिस्टेंस। हाँ, तो यार अपन r1 r2 की कैलकुलेशन कर रहे थे, तो इस टोटल डिस्टेंस को सपोज मैं r बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस टोटल डिस्टेंस को मैंने बोला है r, ठीक है। तो जो r1 हो जाएगा वो जाएगा तुम्हारा m2r अपॉन m1 प्लस m2, ये हम सेंटर ऑफ मास से लिख रहे हैं, और r1 जो हो जाएगा वो जाएगा तुम्हारा, सॉरी हाँ ये r1 है, बेसिकली r1 ही है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका मास ज्यादा है उसका r1, मतलब बेसिकली तो सेंटर ऑफ मास का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, कि जिधर मास ज्यादा है सेंटर ऑफ मास उधर ज्यादा पास होगा। अगर m1 ज्यादा है तो r1 कम होगा, मतलब एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो R2 है, वैसे सेंटर ऑफ मास में डिटेल में हम इसकी बात करेंगे, मतलब मैंने तो अभी 11th में नहीं पढ़ा है, 11th वाले में सेंटर ऑफ मास अभी होगा। बट अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो और तुमने पहले से सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा ये क्या कह रहा हूँ मैं। तो R2 तुम्हारा हो जाएगा m1r ऑन m प्लस m, ये हो गया R1 R2 की वैल्यू, इसको यहाँ पर अपने को पुट करना है ऊपर, ठीक है। तो ये वाला एक टॉपिक ऐसा है जिसमें तुम्हारा रोटेशन का भी नॉलेज है, सेंटर ऑफ मास का भी नॉलेज है। तो अगर तुमने वो चीजें नहीं पढ़ी है तो तुम इसको अभी स्किप कर सकते हो, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ज्यादा आते भी नहीं है। और उसके बाद जब तुम ये टॉपिक्स पढ़ लो फिर तुम इस पर आ जाना, ठीक है। और अगर मैं वैसे ऐसे बता देता हूँ कि तुम्हें बेसिक ऑफ सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ रोटेशन जिसमें तुम्हें इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, टॉर्क वगैरह सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो वो पढ़ के उसके बाद तुम इसको कर सकते हो, अभी के लिए स्किप कर सकते हो। और पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। तो आईसीएम हम लिखते हैं m1r1 स्क्वायर, तो m1 r1 की वैल्यू मैंने लिखी यहाँ से m2r अपॉन m1 प्लस m2, इसका स्क्वायर, प्लस r2 m2r2 स्क्वायर, तो m2 लिखा, r2 की वैल्यू मैं लिखूंगा m1r अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर। तो जरा ये स्क्वायरिंग करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, प्लस ये हो जाएगा m2 m1 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करें, थोड़ा सा हम एलसीएम इसमें कॉमन नंबर लेने की कोशिश करते हैं पहले तो कॉमन ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा m1 m2 r स्क्वायर, और नीचे m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा। तो अंदर अब तुम्हारे पास बचेगा इधर से केवल m2 और इधर से m1, ठीक है। इस m2 प्लस m1 को यहाँ से एक स्क्वायर से हटा दोगे तो अब तुम्हारे पास ये बचेगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको मैंने रिड्यूस मास का कुछ नाम दे दिया, तो इसको मैं म्यू बोल दूंगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू आर स्क्वायर, तो ये ठीक है। म्यू क्या है तुम्हारा, रिड्यूस मास, तो म्यू की वैल्यू है तुम्हारी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये भी हमने रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ रखा है, मतलब पढ़ेंगे बेसिकली 11th वाले में, तो 11th के तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। ये हो गया, तो म्यू आर स्क्वायर ये हो गया। अब हम वही जो हम करने वाले थे, क्योंकि हमारा मेन काम है अल्फा निकाल, तो हमारा मेन काम है अल्फा निकालना, ठीक है। तो हम वही करेंगे, अब टॉर्क को हमने लिखा पी साइन थीटा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तुम्हारे इसके आई सी एम आर आई अल्फा के बराबर। तो आई तुम्हारा ये आया है ऊपर, तो हमने निकाला म्यू आर स्क्वायर, तो म्यू आर स्क्वायर और अल्फा, ठीक है। तो ये जो पी साइन थीटा है, क्योंकि ये जो डायपोल के केस में हमने डिस्टर्ब किया है बहुत छोटा, क्योंकि एसएचएफ के केस में हम बोलते भी है कि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, तो ये थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा टेंडिंग टू जीरो है, तो इसलिए हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं अक्सर इसमें। तो थीटा बहुत छोटा है इसलिए हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको लिखूंगा माइनस पी साइन थीटा, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक रिस्टोरिंग टॉर्क है ना। तो समझ में भी आ रहा है, ऐसे तुम्हारा एसएचएम में बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स ही होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क ही होता है। ये दिख भी रहा है, मैंने तुम्हें कई बार बता दिया आपकी रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है फिर वापस लाएगा, तो माइनस पी साइन थीटा, इसलिए माइनस लगाया रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा तुम्हारे म्यू आर स्क्वायर अल्फा के। यहाँ से जो तुम्हारी अल्फा की वैल्यू आएगी, नीचे लिख देता हूँ एक मिनट, यहाँ हटा देते हैं। अल्फा की वैल्यू आएगी तुम्हारी माइनस पी ई बाई म्यू आर स्क्वायर थीटा। थीटा क्यों, ये साइन थीटा को मैंने थीटा कर दिया, यहीं पे थीटा कर दूंगा, ठीक है। ये इस तरीके से, तो ये आ गई। तो ये किस टाइप का बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा टाइप का बन गया। तो यहाँ से तुम्हारे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा मैं,
तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पीई बाई आई, लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, म्यू आर स्क्वायर क्या मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाइम पीरियड तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट ओवर मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि यहाँ से ओमेगा तुम्हारा आएगा रूट ओवर पी बाई आई, है ना। तो इसको मैं लिख दिया 2 पाई रूट ओवर आई बाई पी। तो ये एक्सप्रेशन तुम डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, बाकी इसका प्रूफ मैंने तुम्हें दे दिया कि कैसे आता है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और आई तुम्हारा जो है वो हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर, यानी कि m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 + m, ठीक है, म्यू तुम्हारा रिड्यूस। तो ये हो गया। इस तरीके से तुम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो इस एसएचएम का भी। तो इससे ज्यादा डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ और आता नहीं है। ये सबसे डिफिकल्ट चीज है जो इसमें पूछी जा सकती है। तो ये मैंने तुम्हें बता दी कि एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप अपना नेक्स्ट टॉपिक, दो टॉपिक बेसिकली बच रहे हैं, एक तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सपोज तुम्हारे पास एक डाइपोल इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, फिर बता दे रहा हूँ। इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे पास, इसको मैंने कुछ बोल दिया ई बार, है ना, इस तरीके की। तो अब तुम्हारे पास इसमें एक डाइपोल है, ठीक है। तो डाइपोल जो है वो कुछ ऐसे थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, जनरल पर ये हम निकालेंगे, बट पहले हम मान रहे हैं कि चलो हमने इसको कुछ इस तरीके से ला करके रख दिया, ठीक, इस तरीके से, क्योंकि अभी क्या है, ये परपेंडिकुलर बेसिकली हमने रख दिया। तो इस पर इधर एक क्यू ई फोर्स होगी, तो तुम्हें पता ही है। हाँ, तो इसको हमने इस तरीके से परपेंडिकुलरली ला करके रख दिया, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, पर माइनस क्यू चार्ज है, तो मैं अब समझा दे रहा हूँ। तो बेसिकली किया क्या होगा हमने सबसे पहले, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन टू मतलब वर्क डन टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना। तो हम कुछ वर्क करके कहीं इनफाइनाइट से ले आकर के इस प्लस क्यू चार्ज को हमने यहाँ रखा होगा, और फिर वैसे ही हमने इस माइनस क्यू चार्ज को यहाँ रखा होगा, ठीक है। तो लेट, है ना, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी वर्क डन टू, हाँ ठीक है, टू वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज बेसिकली, पॉजिटिव क्यू चार्ज, है ना, ये लिखना था मैं, इज इक्वल टू डब्ल्यू, है ना। तो अगर इसमें हमने डब्ल्यू वर्क किया है, तो देन देयरफॉर वर्क डन टू ब्रिंग नेगेटिव क्यू चार्ज, तो नेगेटिव क्यू चार्ज लाने के लिए हमने माइनस डब्ल्यू वर्क किया होगा, क्योंकि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग ही है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से रखा था, ठीक है, इस ओरिएंटेशन में पहले हमने ले आकर के इस ओरिएंटेशन में रखा, फिर हम इसको रोटेट करेंगे अभी, तो जनरल ओरिएंटेशन में भी हम बात करेंगे। बट सपोज हमने ऐसे रखा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें दोनों का एक कोऑर्डिनेट सेम है, सपोज इस डायरेक्शन को मैं अगर एक्स बोल दूं, तो एक्स में इसका जो कोऑर्डिनेट है वही इसका भी कोऑर्डिनेट है, तो सेम पोजीशन पर है देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो नेगेटिव वर्क उतना ही, देयरफॉर नेट वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। अब हाँ, यहाँ पर हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, क्योंकि तुम ये बोल सकते हो कि जब प्लस क्यू रखा तब तो ठीक है, फिर जब हमने माइनस क्यू को अगर हम बाद में ला रहे हैं, तो माइनस क्यू में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इफेक्ट लेंगे, साथ में हमें इस प्लस क्यू का इफेक्ट भी लेना चाहिए था ना, बट हमने ये नहीं लिया। तो इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए नहीं लेते, तो इस लाइन को भी लिख लो, है ना, ये तुम्हारा डाउट हो सकता है बिल्कुल, तो लिख लो इसको, नो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू प्लस क्यू ऑन माइनस क्यू, ये हम एजम्पशन इसमें लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि जब तक हमने इसको ला करके यहाँ तक रखा, तो डब्ल्यू नेट जीरो है ना, विच इम्प्लाइज पोटेंशियल जीरो है ना। तो अभी तक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यू लिखते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बट हमें इसको एक जनरल ओरिएंटेशन पे देखना है, सपोज ये ऐसे थीटा एंगल पर है। अब हम इसके बाद इसको रोटेट करना चालू करेंगे ना, अब वो रोटेट होगा ही, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है एक टॉर्क आएगा यहाँ पर जिसकी वजह से रोटेट होगा ही। तो अब एक जनरल ओरिएंटेशन पर हम इसकी बात करते हैं। सपोज ये रोटेट हो रहा है, तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ठीक है। वर्टिकल लाइन को हमने ले लिया अपना रेफरेंस, जहां पर ये इनिशियली था, ऐसे था ना इनिशियली। ठीक है। अब इससे सपोज ये कुछ थीटा एंगल रोटेट हो गया, तो इसको तुम ऐसे भी सकते हो, पर ऐसे तुम्हें ज्यादा आसान पड़ेगा, तो मैं इस थीटा को ऐसे ले रहा हूँ। तो मतलब बेसिकली इनिशियली थीटा इक्वल टू 90 था, इनिशियली थीटा इक्वल टू 90 था, और फाइनली थीटा इक्वल टू थीटा है ना, मतलब क्योंकि अभी जनरल पोजीशन पर थीटा पर है, थीटा इक्वल टू थीटा है। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये तुम्हारा डाइपोल, डाइपोल है। तो अब बेसिकली हमें, तो बेसिकली इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन में लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं यार। तो अगर इसको जस्ट छोटा सा एक डी थीटा एंगल हमने रोटेट किया सपोज, है ना, तो जो तुम्हारा डिफरेंशियल वर्क होगा, तो वो होगा तुम्हारा टाउ डॉट डी थीटा, क्योंकि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता था, या फिर टाउ डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था, टाउ डॉट डी थीटा। इसको मैं टाउ डी थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि एक चीज तुम समझ सकते हो कि टॉर्क तुम्हारा पी क्रॉस ई होता है, तो टॉर्क भी तुम्हारा जो है वो इनसाइड इनवर्ड होगा, और तुम्हारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी तुम्हारा इनवर्ड होगा। ठीक है। इसलिए तुम्हारा जो ये दोनों टॉर्क वेक्टर और डी थीटा वेक्टर है, ये कोलिनियर होंगे, तो इसलिए मैंने टाउ डॉट डी थीटा को टाउ डी थीटा डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। तो टॉर्क तुम्हारा क्या था, पी साइन थीटा, हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो पी साइन थीटा डी थीटा। इसीलिए मैंने ये थीटा एंगल जो है ऐसे लिया था, वरना तुम्हें बेसिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 0 से थीटा आ गए, इसको थीटा बोल देता इस वाले एंगल को, तो तुम ये रिजल्ट नहीं यूज कर सकते, फिर तुम इसको 90 माइनस थीटा बोलते, साइन 90 माइनस थीटा लिखते, उससे कंफ्यूजन होती, तो मैंने इसलिए इसको थीटा ही ले लिया। ठीक है, तो पी साइन थीटा डी थीटा हो गया। तो वर्क कितना हुआ, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा। बस अब लिमिट लगाते वक्त ध्यान रखना कि इनिशियली तुम्हारा थीटा कितना था, 90, और फाइनली तुम्हारा थीटा है थीटा। बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिमिट्स क्या देंगे हम, 90 से थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें से पी बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कितना, माइनस कॉस थीटा, है ना, और इसको लिमिट देंगे 90 से 0, 90 से थीटा, तो कॉस 90 तुम्हारा होता है 0, तो ये हो जाएगा माइनस पी, सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एक मिनट। अ, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया शायद, इसका साइन साइन ठीक है, ये तो सही है, ये माइनस आ रहा है, बट बेसिकली माइनस नहीं आना चाहिए। ये टॉर्क जो है ना तुम्हारा, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, तो ये माइनस होगा ना, एक चीज मैं भूल गया था, ये माइनस पी साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा, तो ये तुम्हारा आएगा माइनस पी माइनस कॉस थीटा, यानी कि पी कॉस थीटा निकल करके आ जाएगा। ये समझे क्यों, क्योंकि टॉर्क तुम्हारा रीस्टोरिंग टॉर्क है, तो ये टॉर्क पी साइन थीटा नहीं, माइनस पी साइन थीटा होगा। ठीक है, वही गड़बड़ होगी। तो ये हो गया। तो तुम्हारा जो यू थीटा माइनस यू 90, 90 मतलब इनिशियल पोजीशन जो थी, है ना, क्योंकि जीरो ही है, क्योंकि वो हम पहले बोल चुके हैं, जब वो परपेंडिकुलर रखा था तब वो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो, हम देख चुके हैं कैसे। ये तुम्हारा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना। तो जो तुम्हारा यू, हाँ तो यार ये बेसिकली क्या लिखा है, जो तुम्हारा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, वो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इनिशियल पोजीशन तो वही थी जब वो परपेंडिकुलरली रखा था, और उस समय पोटेंशियल जीरो था, ये हम देख चुके हैं। तो बेसिकली जो तुम्हारा थीटा पे जो पोटेंशियल होगा, वो हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि नेगेटिव ऑफ पी कॉस थीटा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा, किसी भी एंगल थीटा पर अगर लिखना चाह रहे हो तो पी डॉट ई भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पी कॉस थीटा पी डॉट ई का मैग्नीट्यूड ही तो है। तो ये इस तरीके से तुम पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा लिख सकते हो। तो ये रिजल्ट भी तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो, बाकी इसका प्रूफ भी बहुत ईजी है। एक बार खुद से प्रूव करना ये सारे, तो तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा इसको समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास एक इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ठीक है, मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम्हारा एक डाइपोल है, तो जो कि इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा है। तो इनिशियल पोजीशन है ये, इनिशियल, है ना, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इसका पी है, ठीक है, समझ जाना, और फाइनल ये है। तो
एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा मतलब कितना वर्क हुआ होगा ये तुम्हें बताना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा ये तुम्हें बताना है। तो बहुत इजी है यार, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है तुम्हारा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो यू फाइनल तुम्हारा क्या है, यू का हमने एक्सप्रेशन देखा था माइनस पी डॉट ई। तो माइनस पी डॉट ई, ठीक है, तो माइनस और पी डॉट ई जो है तुम्हारा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है, पी का डायरेक्शन ये है, ई का डायरेक्शन ये है, तो ये माइनस पी डॉट ई जो हो जाएगा तुम्हारा वो प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, माइनस यू इनिशियल क्या होगा, पी डॉट ई। ठीक है, तो माइनस पी हो जाएगा ये। एक मिनट करिए। और मतलब यू इनिशियल तुम्हारा माइनस पी हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस पी डॉट ई करना है अपने को, माइनस पी डॉट ई करना है। तो पी डॉट ई तो पी हो जाएगा और एक माइनस साइन और आएगा तो माइनस पी, तो ये हो जाएगा पी माइनस माइनस पी, ये हो जाएगा तुम्हारा टू पी। ये है तुम्हारा पाउडर बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो बस यही है। इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं यार, इस तरीके के बहुत आसान होते हैं। इरडोव में तो इसके क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, होते तो मैं करा देता। तो इन टॉपिक से इरडोव में क्वेश्चंस है नहीं। तो बाकी इसी तरीके के इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको कॉन्सेप्ट समझ लो उतना काफी है, बाकी फार्मूला बेस्ड कहीं कहीं हो सकता है जेई मेन में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। तो अपना डाइपोल का अगला टॉपिक, ये मोस्ट प्रोबेबली शायद आखिरी टॉपिक भी है। तो ये है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ये मेन में आने की चांसेस कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो यार हेडिंग डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं। तो सपोज तुम्हारे पास एक डाइपोल है इस तरीके का, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब क्योंकि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी तो कर रही है बट इस डायरेक्शन में ही कर रही है, तो इस पॉइंट पर जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर ये माइनस क्यू रखा है ना, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कुछ है ई बार, और यहाँ पर कुछ ये चेंज हो गई, और इसको मैंने बोल दिया ई बार प्लस डी ई बार, है ना, कुछ डी बार ज्यादा है, थोड़ी सी बढ़ गई, कुछ चेंज है ना। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है कि फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म बट डायरेक्शन इज सेम, मतलब जिस डायरेक्शन में फील्ड वेरी कर रही है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा डायपोल रखा है, उसके लिए हम सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो लिख सकते हो फील्ड इज यूनिफॉर्म, सॉरी फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म बट डायरेक्शन इज सेम, बट डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, तो अब क्या है ना, ठीक है, इस केस में जो तुम इस डायपोल पर नेट फोर्स लिखोगे वो क्या होगी। अब देखो, वैसे जो तुम्हारा पहले क्या था, यहाँ पर क्यू ही, यहाँ पर क्यू ही, अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो जाना था। बट यहाँ पर अब जो फोर्स होगी वो होगी क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तुम्हारी ई प्लस डी। और यहाँ पर जो इस माइनस वाले पर जो फोर्स होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, जो कि होगी क्यू ई। तो नेट फोर्स कितनी हुई तुम्हारे पास, वो हो जाएगी क्यू ई प्लस डी माइनस क्यू ई, है ना, और डायरेक्शन यही है, ठीक है, इस तरफ वाला। ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू डी, है ना, ये हो गई तुम्हारी एफ। अब एक काम करो, तो क्यू डी को यहाँ से dx से मल्टीप्लाई कर दिया और d को dx से डिवाइड कर दिया। ये dx क्या है, ये पूरा डिस्टेंस, डाइपोल का डिस्टेंस को मैंने बहुत छोटा डिस्टेंस बोला है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx, है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस। तो dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्यू dx तुम्हारा क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर नहीं हो जाएगा, देख लो खुद ही। तो क्यू dx मतलब डाइपोल का मैग्नीट्यूड, तो p लिख सकता हूँ इसको मैं, ये हो जाएगा p de बाई dx, जो फोर्स होगा। तो फोर्स इस तरीके से तुम लिख लोगे, ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना होगा। फोर्स जो है वो हो जाएगा पी डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब एक चीज, जैसे अब ये तो थी कि डायरेक्शन सेम है, तो ये रिजल्ट बेसिकली काफी काम आएगा। इसके अलावा सपोज, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम्हारे पास एक इस तरीके का प्लस क्यू चार्ज रखा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। प्लस क्यू चार्ज है, अब इसके अराउंड मैंने एक स्फीयर बना लिया जो कि आर रेडियस का है। तो बेसिकली क्या होगा ना, हर इस स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तुम्हें पता है। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आउटवर्ड्स होगी। एक मिनट, इसका रेडियस में बोल रहा हूँ कुछ आर, ठीक है।
तो इसके हर ये सरफेस के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से के क्यू बाई आर होगी, है ना, सब जगह कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम तीन केसेस ले रहे हैं। पहले केस में तो अब हम यहाँ पर तीन तरह के केसेस लेंगे। पहले केस में जो हमारा डाइपोल है वो इस तरीके से, मतलब रेडियल रेडियल डायरेक्शन में ही है, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, अब क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस के पॉइंट पर तो सेम है ना, के क्यू बाई आर। बट यहाँ पर होगी के क्यू बाई आर प्लस ए, है ना, आर प्लस ए जो डाइपोल का डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर होगी के क्यू बाई आर माइनस ए। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में वेरी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। बट हाँ, मतलब इसी डायरेक्शन में वेरी कर रही है, बट ये जो है इस तरीके से इसके अलोंग ही रखा है, जो हमारा ऊपर वाला केस था अभी। तो इस केस में इसके पास एक नेट फोर्स होगा। तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ, जो हमारा ये फर्स्ट केस भी है, इसमें मैं लिख सकता हूँ कि एफ बार नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट नेट टॉर्क जीरो होगा। ये समझ में आ रहा है? टॉर्क जीरो क्यों होगा? क्योंकि इस फोर्स को और ये फोर्स, जो ये इधर वाली फोर्स होगी, मतलब ये थोड़ी ज्यादा होगी, ये कम होगी, बट क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अलोंग ही है, तो नेट टॉर्क नहीं होगा, इसमें कोई भी रोटेशन की टेंडेंसी नहीं होगी। तो नेट टॉर्क जीरो होगा और नेट फोर्स नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से। हम यहाँ से जैसे ऐसे आए, अब हमने इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमने इस तरीके से डाइपोल को रख दिया, ठीक है। ये समझ जाना यार कि टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसे बना दे रहा हूँ, इस तरीके से तुम्हारा डाइपोल रखा है। तो अब क्या होगा कि जो तुम्हारे डाइपोल पर ये वाली जो डिस्टेंस होगी, मतलब ये जो इस पॉइंट से डाइपोल की डिस्टेंस होगी, तो इसको तुम देख सकते हो ध्यान से। तो ये अगर तुम्हारी आर है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी बेसिकली, है ना। और फिर ये डिस्टेंस भी सेम होगी, है ना। तो बेसिकली इस वाले में जो तुम्हारे पास फोर्स लग रही होगी, ठीक है, उसको मैं दिखा देता हूँ। इस केस में इस वाले पॉइंट पर तुम्हारे पास जो फोर्स होगी वो ऐसी होगी, है ना, इस डायरेक्शन में। और इस वाले पॉइंट पर जो तुम्हारे पास फोर्स होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस केस में भी क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये होगी क्यू ई, तो ये भी क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पर सेम है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस मैंने तुम्हें दिखा दिया। तो इस केस में भी क्या होगा कि तुम्हारा जो, अब तुम इसके बाद कंपोनेंट वगैरह लेके देख लेना, ये थीटा वीटा लेकर के। तो इसमें भी तुम्हारा नेट फोर्स जो आएगा ना, वो इसमें नेट फोर्स तुम्हारा जीरो आएगा, क्योंकि दोनों पर फोर्स सेम है ना। क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ पर है ना। तो ठीक है, तो फोर्स, नेट फोर्स जो है वो बेसिकली सेम होगा, ठीक है, जीरो होगा। तो ये तुम समझ सकते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ भी है, तो नेट फोर्स जीरो होगा, बट इनकी वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, तो नेट टॉर्क इसमें जीरो नहीं होगा। तो नेट टॉर्क नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब तीसरा और आखिरी केस, ये हो गया तुम्हारा थर्ड केस, जिसमें हमने डाइपोल को कुछ भी ऐसे रैंडम कुछ एंगल पर ऐसे रख दिया है। इसमें क्या है, इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो अलग है, इस पॉइंट पर जो है, इस मतलब अब आगे वाले पॉइंट का भी डिस्टेंस अलग है, उसका डिस्टेंस भी अलग है, और उसके अलावा एक नेट टॉर्क भी होगा। तो इस केस में जो तुम्हारा होगा, तो एफ नेट भी नॉन जीरो होगा और टॉर्क नेट भी नॉन जीरो होगा, इस तरीके से, है ना। तो तीनों तरह के केस इसमें, तो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तीनों तरह के केसेस पॉसिबल है, ठीक है। ये हमने देख लिए, ये और ये, ठीक है। तो यही है, और बाकी जो हमने ये वाली कैलकुलेशन की थी, ये हमने इस स्पेशल केस में की थी, जिसमें फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है बट सेम डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली जो यहाँ पर अपना फर्स्ट केस है वो उस टाइप का ही है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला जो है ये तुम्हें ध्यान रख, तो उसके लिए तुम्हें ये फॉर्मूला पी डी ई बाई डी एस ध्यान रखना है, जो हमने ये स्पेशल केस के लिए कैलकुलेशन की थी, जिसमें फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है बट डायरेक्शन इज सेम। तो उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है, और बाकी फिर ये इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट इनकी कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आती भी नहीं है, ठीक है। तो यही है, तो इसको थोड़ा सा लिख सकते हो कि इफ डाइपोल इज प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कंफ्यूज मत करना, जो अब मैं लिखा रहा हूँ ये जनरल है। जो पहले हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो उस केस में किया है जब डाइपोल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी तो कर रही है बट डाइपोल के डायरेक्शन में ही, है ना। डाइपोल उसी डायरेक्शन में रखा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। बट अब जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये जनरल है, मतलब ये दोनों केसेस भी इंक्लूड करके मैं कुछ बातें कह रहा हूँ वो लिख रहा है, ठीक है।
तो इफ डाइपोल इज प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, then it may be possible that, tau net equal to 0, but force net नॉन जीरो, जो हमने पहले ऊपर वाला केस देख लिया, ठीक है। दूसरे केस में हमने जो बोला था कि नेट टॉर्क नॉन जीरो है, बट नेट फोर्स जीरो है ना। और थर्ड केस में मैंने बोला था कि टॉर्क नेट नॉन जीरो है एंड नेट फोर्स भी नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें इसमें हो सकती है, तो यही चीज यहाँ पे लिखवा दी। तो यही है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा भी हो सकता है, बट हम जो बेसिकली ये वाली कैलकुलेशन थी ये इसी केस में थी जब तुम्हारी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म बट डायरेक्शन सेम है। तो इस तरीके से तुम्हारा फोर्स लिख सकते हो पी डी ई बाई डी एस, ये फॉर्मूलाज में याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये अच्छा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, इरडूब में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे तो मैं अपने कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला कर लो। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, बेसिकली इस तरीके का सेटअप है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये एक तुम्हारे पास इस तरीके की रिंग गिवन है, तो ये समझ रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेट बना लेना, थोड़ा सा इसमें सही से नहीं बनी है ना, मैंने कोशिश तो की थी। बट ये रिंग है जिसकी एक्सेस एक्स एक्सेस है और ये वाई जेड प्लेन में रखी है, ठीक है। इस तरीके के हम देख चुके हैं, तो समझ जाना, थोड़ा सा फिगर ढंग से नहीं बना है बट चलो कोई नहीं। इस तरीके से इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू चार्ज है, इसका रेडियस आर है, और इस तरीके का गिवन है सिचुएशन, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब समझ जाना, ठीक है। और ये एक रिंग है, ठीक है। तो अब लैंग्वेज लिखते हैं, अ पॉइंट डाइपोल इज टू बी केप्ट एज शोन इन फिगर, तो इसमें एक पॉइंट डाइपोल अपने को रखना है ले जाकर के। तो पॉइंट डाइपोल में तो मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से, पॉइंट डाइपोल हमने रखा है इसके एक्सिस पर, बेसिकली डाइपोल मोमेंट ये है प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरीके से हमने रखना है। तो बेसिकली इसके एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस पर हमें इसको रखना है ना, किसी डिस्टेंस, सपोज के सेंटर की डिस्टेंस को मैंने बोल दिया आर, किसी डिस्टेंस आर पर हमें इसको रखना है, या डिस्टेंस को एक्स बोल देते हैं, आर तो रेडियस से फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना, किसी डिस्टेंस एक्स पर रखना है, और इस रिंग को रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है। तो अब हेडिंग इसमें क्वेश्चन में लिख सकते हो कि अ पॉइंट डाइपोल इज टू बी केप्ट, अ पॉइंट डाइपोल इज टू बी केप्ट as shown in figure at point x, 0, 0, as shown in figure at point x, 0, 0, write down the force due to dipole on the ring, ठीक है। तो फोर्स लिखना है तुम्हें डाइपोल पर, तो देखते हैं। तो वही है यार कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारी होगी कुछ कम, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये तुम बोलोगे x माइनस ए, और इसके लिए तुम डिस्टेंस बोलोगे x प्लस ए। तो डिस्टेंस का फर्क है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, इस वजह से एक नेट फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स का मैं डायरेक्टली अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो हमने ऊपर देखा अभी, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है ना, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा डायपोल रखा है। तो फोर्स को तुम लिख सकते हो पी डी ई बाई डी एक्स, है ना। इसमें मेहनत कम लगेगी, वरना बहुत ज्यादा वही सारा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ता है जो हमने पहले कर रखा है। तो डी ई बाई डी एक्स, तो बेसिकली हम पहले ई निकालने की कोशिश करते हैं। तो ई जो है वो कितना हो जाएगा, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एक्स हमें लिखना आता है, तो वो होता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला अब तुम्हें मेरे ख्याल से याद होना चाहिए, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2।
अब डीई बाई डी एक्स लिख लेते हैं इससे, डीई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो यार। तो के क्यू तो बाहर निकाल लो। तो अब डिफ्रेंशिएट किसको करना है अपने को, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो यार इस डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट सॉरी क्वोशंट रूल लगाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों एक्स है। तो इसको मैं लिखता हूँ, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डिनोमिनेटर को वैसे एज इट इज लिख दिया। थोड़ा सा इधर मैं केवल ये डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर। तो के क्यू वगैरह हम बाद में जोड़ लेंगे। तो 1 इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 का हो जाएगा, 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि 3/2 माइनस 1/2। और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे क्योंकि चेन रूल से, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए, ये बेसिक मैथ में हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ये हो गया 1 इंटू था, ठीक है, इस तरीके से। माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया अपन ने, सॉरी। पहले हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया 1 इंटू, अब डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/2, और फिर एक्स स्क्वायर का वही 2x, ये हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 था, उसका स्क्वायर करोगे तो 3 बचेगा, ये इस तरीके से। तो ऊपर तुम्हारे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 3/2, सॉरी ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। अब कुछ करते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन निकालें, क्या करें। आ, गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना। हाँ, तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 को कॉमन निकालते हैं। तो अंदर बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है, +1 पावर, है ना, -3x स्क्वायर, ये होगा। और अपना नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/2, ठीक है, हो गया। तो अब क्या करें, ये 1/2 है, नहीं ये 3/2 है, तो ये हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऊपर आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, इसको पूरा डिनोमिनेटर में लिख लेंगे आप, 1/2 -3/2, माइनस में लिखने से अच्छा नीचे लिख लेते हैं यार, झंझट ही खत्म। अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 तो था ही, और उसको जब नीचे लाएंगे तो 1/2 का यहाँ -1/, ठीक है, इंटू यहाँ -1/2 कर देंगे। एक तो गड़बड़ कर रहे हैं, सॉरी ये क्यूब था ना, सॉरी, ये 3/2 नहीं है, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, 3 -1/2 हो जाएगा ये, है ना, इस तरीके से। तो ये बनेगा आर स्क्वायर -2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 5/2। ठीक है, ये हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे डी बाई डी एक्स वो है, ठीक है, मतलब ये वाला डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, डी बाई डी एक्स जो था तुम्हारा, वो हो जाएगा के क्यू डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू में आर स्क्वायर -2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 5/2। तो फोर्स ऑन डाइपोल जो हो जाएगी वो हो जाएगी पी डी बाई डी एक्स, यानी कि ये हो जाएगी कितनी, के क्यू, सॉरी, पी के क्यू इंटू में आर स्क्वायर -2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। तो और एक चीज और, तो यही अपने को पूछा था फोर्स। तो अब इसमें तुम्हारा होमवर्क है
कि होमवर्क क्या है यार, थोड़ा उसको भी बता दे रहा हूँ कि 4 0 कहाँ पर होगा। 4 = 0 एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। ये तुम्हारा होमवर्क वैसे मैं बोलने वाला था, बट चलो अभी इसको भी यही यही का यही बता देता हूँ किस वैल्यू पर जीरो होगा 4। तो बेसिकली इसको जीरो करना है। जीरो करोगे तो न्यूमरेटर को जीरो कर दो, यानी कि r² - 2x² = 0, क्योंकि पी के क्यू ये सब नॉन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा r = +-√2x। वही है कि मतलब आगे की तरफ √2 x पर रखो या पीछे की तरफ √2 x पर रखो, वहां पर 4 0 होगा। ये है चीज। ठीक है, तो ये ऐसे ही मैंने जस्ट पूछ लिया। तो कुछ नहीं है यार, बस वही है, मतलब इसमें कुछ पार्ट तुम्हारा जो पहले हमने रिंग के टाइम पढ़ा था, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड उसका यूज था। और बाकी जो अभी हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डाइपोल के अलोंग ही वेरी कर रही है, तो उसके लिए हम फोर्स लिखेंगे कैसे, तो वो हमने यूज कर लिया। तो यही है। तो डाइपोल की ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म, मतलब अब डाइपोल में कुछ नहीं बचता है। तो सबसे टफ से टफ कैटेगरी भी हमने देख ली है, तो अब डाइपोल में कुछ नहीं बचा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ तुम्हारा ऑलमोस्ट एंड होता है। तो मेरे ख्याल से ग्राउंडिंग वगैरह का पार्ट इसमें बस बचा है। तो वो ग्राउंडिंग में हो सकता है कैपेसिटर में ही पढ़ा दूँ, या हो सकता है एक लेक्चर इसमें और डालूं, तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। बाकी डाइपोल आज खत्म होता है, और इसके बाद फिर हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप जितना तुम्हें आज की वीडियो में बताया तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो यार। और वीडियो पसंद आई हो या ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, बाय।